शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो हम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। कल बेटा हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का जनाब आगाज़ किया था। थोड़ा सा एक नज़र जल्दी जल्दी इसको हम आगे लेके चल लेते हैं। बताया था आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास होती हैं। इनमें से कुछ ब्रांचेस को हमने जनाब अली जो था वो लास्ट क्लास फर्स्ट ईयर क्लासों के अंदर पढ़ लिया था। कुछ नई ब्रांचेस हैं जिनमें एनालिटिक ज्योमेट्री, कैलकुलस, कोनिक्स, ये हम सेकंड ईयर क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पेपर का पैटर्न भी आप लोगों को बता दिया था। 9 हमारे पास जनाब चैप्टर हैं और 100 नंबर का पेपर हमारा आएगा, जिसके अंदर हमारे पास एक आपके पास जो है वो सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज होंगे 20 नंबर के। उसके बाद शॉर्ट आंसर होंगे जिसके अंदर 15 सवाल में से आपने 10 सवाल करने हैं। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, एनालिटिक ज्योमेट्री है, उसके बाद कैलकुलस है और जनाब कोनिक्स है। चैप्टर इसके बता दिए गए थे आप लोगों को, जो लोग कल क्लास में नहीं थे। इसकी स्क्रीनशॉट मैंने भेजी होगी, वो देख लीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि मैं क्लासरूम के अंदर स्क्रीनशॉट डालना भूल जाता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने गर्ल्स में शायद नहीं डाला है, शायद भूल गया था। बॉयज में डाल दिया था मैंने, गर्ल्स में मैं भूल गया था। बहुत सारे काम होते हैं, मुझे रिमाइंड करा दिया करो, सर आज की जो है वो क्लास की स्क्रीनशॉट आपने डाली नहीं है, इमेजेस डाली नहीं है, तो मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा आप लोगों को। कभी गलती से भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो। व्हाट्सएप पे रिमाइंड करा दो, गूगल क्लासरूम में रिमाइंड करा दो कि सर पिक्चर नहीं आई है, तो हम आपको डाल देंगे जनाब। इसी के अंदर सेक्शन सी हमारा होता है, जिसमें हमारे पास जनाब इंटीग्रेशन शामिल होगी। कंपलसरी सवाल होगा, 3 सवाल में से 2 सवाल करने होंगे। एक सवाल इंटीग्रेशन का कंपलसरी होता है, एक सवाल आपको और करना होगा। फिर हमने बताया आपको जनाब ये था कि हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, साइज के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है, एक एनालिटिक ज्योमेट्री होती है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बाकायदा मेजरमेंट करके डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री में जनाब क्या होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज की मदद से हमने सिर्फ कैलकुलेशन जनाब करनी होती है। इसके अंदर कोई बाकायदा मेजरमेंट नहीं होगी, बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होगा, जिस पर पॉइंट लगाए जाएंगे। उन पॉइंट को मिलाकर डायग्राम्स बनाई जाएंगी, उनकी मेजरमेंट की जाएगी। स्केल से मेजर नहीं करना है, एक्सेस के ऊपर। जिस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट किए थे मैट्रिक क्लास के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेस के ऊपर पॉइंट्स लेकर उनकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आगे कोई काम नहीं है। लाइन के बारे में देख लें कि लाइन जनाब क्या होता है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। जो लाइन हमारे पास होती है, लाइन का कोई इख्तिताम नहीं होता, कोई एंड नहीं होता है। जब एरो बना देते हैं कहीं, इसका मतलब होता है कि ये एक्सटेंड कर रहा है, ये आगे तक हमारे पास जनाब जा रहा है। अगर लाइन बना रहे हैं तो लाइन क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर रहा है तो उसको लाइन कहा जाता है। ये वन डायमेंशन में होता है। इसके अलावा ये भी बताया था आपको कि लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर, हैव नो थिकनेस, एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन को स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। जब सिर्फ लाइन बोलूं, स्ट्रेट लाइन बोलूं, दोनों के मतलब एक ही होते हैं। लाइन यूनिकली डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट्स। लाइन के लिए कम अज कम 2 पॉइंट का होना लाजमी है, कम अज कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। और अगर किसी जगह पर बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हैं तो उनको जनाब कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। उनका नाम होता है कोलिनियर पॉइंट होता है। फिर आपको रे के बारे में बताया था कि रे में क्या होता है, एक तरफ से एंड होता है और एक तरफ से लाइन एक्सटेंड होती है। एक तरफ से एंड हो जाएगा, एक तरफ से एक्सटेंड करेगी, रे कहलाता है। ठीक है जनाब। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट फिक्स होंगे। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट फिक्स होंगे, ठीक है जनाब। और उसका मतलब है कि उसकी मखसूस लेंथ भी हमारे पास होगी। इसके कोनों पर मैंने एरो नहीं बनाए हैं। फिर असल जो काम शुरू हुआ था कल, चूंकि लास्ट पे टाइम शॉर्ट हो गया था, बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया था। पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज शेप होती है जो लाइन की मदद से बनाई जाती है। पॉलीगॉन एक क्लोज शेप होती है जो लाइन की मदद से बनाई जाती है। देखो बेटा, ये अगर मैंने बना दिया, ये एक लाइन है, बंद हो रहा है चारों तरफ से, लाइनों से मिलके बना है, इसका नाम क्या होगा, पॉलीगॉन नाम होगा। ऐसे कर दो तब भी पॉलीगॉन होगा। बहुत सारी लाइनें आपने बना दी और तमाम लाइनों की मदद से अगर मैं क्लोज्ड फिगर बना रहा हूं तो इसका नाम जनाब क्या होता है, इसका नाम जो है वो
पॉलीगॉन जनाब इसका नाम होता है। क्लोज्ड फिगर होगी, क्लोज्ड फिगर सर्किल भी होता है, क्लोज फिगर सर्किल भी होता है, क्लोज फिगर कर्व भी होता है, मगर उसको पॉलीगॉन नहीं कहते, वो कोनिक कहलाता है। पॉलीगॉन में जो क्लोज फिगर बनेगी, पॉलीगॉन में क्लोज फिगर बनने के लिए स्ट्रेट लाइन का होना हमारे पास जरूरी है। अ पॉलीगॉन इज एनी टू डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को जोड़कर जब हम क्या करेंगे, क्लोज फिगर बनाएंगे, तो उसको पॉलीगॉन कहा जाएगा, उसका नाम पॉलीगॉन होगा। कम से कम 3 साइडें होनी चाहिए, कम से कम 3 होंगी तो क्लोज फिगर बनेगी, वरना क्लोज फिगर नहीं बनेगी। एक हमारे पास ट्रायंगल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल 2 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें 3 स्ट्रेट लाइनें होती है। क्या होती है इसके अंदर, 3 स्ट्रेट लाइनें हमारे पास होती है। तवज्जो देख के जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही और एक लाइन हमारे पास ये रही, 3 इसके अंदर लाइनें बन गई। ये जो किनारे हमारे पास यहाँ पर मेरे बेटा बनते हैं, जो किनारे हमारे पास जनाब यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, जो कॉर्नर बने, ये वाला कॉर्नर हो, ये वाला कॉर्नर हो, ये वाला कॉर्नर हो, इनका नाम होता है वर्टेसेस। इनका नाम क्या होता है, इनको एक होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे, VERTEX, एक होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे, जमा कर लेंगे, प्लूरल में कर लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा वर्टेसेस। ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको वर्टेसेस कहा जाता है। 3 होंगे तो वर्टेसेस, अकेला होगा तो उसका नाम जनाब क्या होगा, अकेला होगा तो उसका नाम जनाब होगा वर्टेक्स। अकेला होगा तो उसका नाम जनाब क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। हमारे पास उसका नाम जो है वो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल निकला है 4 से। क्वाड्रिलेटरल के मतलब ये होगा मेरे बेटा, इसके अंदर 4 साइडें होंगी। क्या होंगी इसके अंदर, 4 साइडें होंगी, तो इसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। 1 2 3 4 साइडें हो गई। इसके जो कोने होंगे इसको भी वर्टिसेस कहा जाएगा। इसमें 4 वर्टिसेस होंगे। कितने होंगे इसके अंदर, इसमें 4 वर्टिसेस होंगे। ट्राइंगल के अंदर 3 होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है कौन, उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है कोऑर्डिनेटर के अंदर। जैसे कि बताया आपको, कोऑर्डिनेटर एक पॉलीगॉन होगा जिसके अंदर 4 एजेस, 4 किनारे होंगे, 4 साइडें होंगी और इसी तरीके से 4 एंगल भी इसके अंदर होंगी। आगे चल के और तफसील से बताएंगे। पेंटागन, पेंट के मतलब होते हैं 5, पेंट के मतलब 5 होते हैं, पेंटागन के मतलब 5 साइडें होंगी, हेक्स के मतलब 6 होते हैं, हेक्स के मतलब 6 होते हैं, लिहाजा इसका नाम हो जाए, उसको हेक्सागोन कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको मेरे बेटा, हेक्सागोन इसको जो वो कहा जाएगा। अगर इसकी 6 साइडें हमारे पास होंगी तो इसको हेक्सागोन कहते हैं। हमारे कोर्स में ना तो पेंटागन है ना तो हेक्सागोन है। जो पूरा हमारा चैप्टर चलेगा वो स्ट्रेट लाइन से तो कुछ भी नहीं होता, स्ट्रेट लाइन से मिलकर ट्राइंगल बनेंगी, क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, उसके हवाले से पूरा चैप्टर हमारे पास जनाब आगे चलेगा। कुछ बातें अब हम जनाब पहले बात करते हैं। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया कि जो पूरी हमारी एनालिटिक ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चलेगी। इसका एक और नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिस्टम ऑफ एक्सिस। तो इसकी तफसील जरा आपको पहले पता होनी चाहिए। एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है, इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। पहले एक लफ्ज आता है स्पेस। स्पेस होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर इसको 3D भी कहते हैं। जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको स्पेस कहते हैं। थोड़ा सा जहन में अगर आ रहा हो तो मैट्रिक क्लास के फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा था तो हमने 3D वेक्टर पढ़ाए थे। IJK का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमारे पास होता है, उसको स्पेस कहते हैं। इतना बता दिया काफी है, इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। हम जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे प्लेन में। हम जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हमारी तमाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन के अंदर होगी। किसमें होगी मेरे बेटा, प्लेन के अंदर होगी। अभी प्लेन क्या होता है, एरोप्लेन नहीं है। मैथमेटिक्स के जब प्लेन की हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का प्लेन क्या होता है, जब हम मैथमेटिक्स के प्लेन की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो प्लेन होता है उसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन कहते हैं। इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जो सरफेस हमारी होती है वो प्लेन कहलाती है, सरफेस हमारी होती है प्लेन कहलाती है। इसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस
और एक होता है वाई एक्सिस। इट हैज टू एक्सिस, इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल होता है और एक हमारे पास वर्टिकल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। जो मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल है इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा? जो हॉरिजॉन्टल है इसका नाम एक्स एक्सिस होता है। जो वर्टिकल होता है उसका नाम क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। जो वर्टिकल होता है उसका नाम क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। दो एक्सिस हमारे होते हैं, जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ इसके अंदर है 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये जो चार खाने बने, एक खाना यहाँ बना, एक खाना यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बेटा? जो चार पार्ट बने हैं इसको मेरे बेटा क्वाड्रेंट कहा जाता है। अगर आपको याद हो, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है मेरे बेटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको जनाब अली क्या कहा जाता है? ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट हमारे पास होता है। इसमें चार क्वाड्रेंट हमारे पास जनाब होते हैं। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट टू एक्सिस मीट्स, जहां पर दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, जहां पर दोनों एक्सिस मिल रहे हैं। कौन सा पॉइंट है मेरे बेटा? जहां पर दोनों एक्सिस हमारे पास चंदा मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है, जहां पर दोनों एक्सिस मीट कर रही है, जो पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस से मीट किया है, इस पॉइंट को मेरे बेटा कहा जाता है ओरिजिन। क्या नाम होता है इसका? जहां पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट को मेरे बेटा ओरिजिन कहा जाता है। क्या नाम होता है इसका? ओरिजिन। इसको जनाब कहा जाता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? इसको ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। आगे चल के बताते हैं। अब आता है पॉइंट क्या होता है। जो पूरी हमारा चैप्टर है वो पॉइंट 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 पे चलेगा। वर्टिसेस जो होते हैं पॉइंट होते हैं। ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेटर के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने फार्मूले, जितनी कैलकुलेशन, जो कुछ भी होगा वो पॉइंट पर बेस करेगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जरा तवज्जो देके देखने की जनाब कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट हमारे पास जनाब क्या होता है। पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इसको जरा मिटा देते हैं। पॉइंट हमारे पास जनाब क्या होता है, जरा तवज्जो देके सुनिएगा, गौर से देखिएगा। पॉइंट हमारे पास जनाब क्या होता है कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसके अंदर बेटा? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लोकेशन होती है, कोई भी जो लोकेशन हमारे पास होगी प्लेन के ऊपर, उसको पॉइंट कहते हैं। गौर से देखिए, ये रेड कलर का सामने आ गया होगा, ये रेड कलर का आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है, ये एक लोकेशन है, इसको पॉइंट कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसको मेरे बेटा पॉइंट जनाब कहा जाता है। और इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? पॉइंट के अंदर दो कोऑर्डिनेट जनाब पॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को एक्स है, दूसरा वाई है। इनके मखसूस नाम भी है, तवज्जो देके गौर से सुनना, आगे बहुत काम आएगा। पोजीशन ऑन एक्स एक्सेस इज कॉल्ड एब्सिस्सा। जो एक्स लिखा है ना मेरे बेटा, यहाँ पर जो एक्स हमने यहाँ पर चंदा लिखा है, जो एक्स वाला पार्ट होता है, इसका नाम होता है एब्सिस्का। क्या नाम होता है इसका? एब्सिस्का इसको जो है वो कहा जाता है। और जो वाई वाला पॉइंट होता है, जो पोजीशन ऑन वाई एक्सिस होता है, जिसको वाई कहते हैं, इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है इसका? जो वाई वाला होगा वो ऑर्डिनेट होगा, जो एक्स वाला होगा वो एब्सिस्का होगा। जो पहला वाला पार्ट है एक्स एक्सिस पर, उसको एब्सिस्का कहा जाएगा, और जो वाई वाले पर पॉइंट होगा उसका नाम जनाब क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। क्या नाम होगा उसका? ऑर्डिनेट जनाब अली उसका जो है वो नाम होगा। समझ लो गौर से, एक्स वाले को एब्सिस्का कहते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को मिला दे तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को मिला दे तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। यानी एक पॉइंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एब्सिस्का पर और ऑर्डिनेट पर मुश्तमिल होता है। जो पॉइंट होता है वो एब्सिस्का पर और ऑर्डिनेट पर मुश्तमिल होता है। पूरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। पूरे पॉइंट का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट कहा जाता है। एक्स और वाई की शक्ल में होगा। प्लेन पर जब भी पॉइंट होगा उसके दो पार्ट होंगे। प्लेन पर जब भी पॉइंट होगा उस पर हमारे पास दो पार्ट हमारे पास होंगे। प्लेन पर जो पॉइंट होता है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? एक्स और वाई से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर हो सकता है।
किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर हो सकता है। अब जरा तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। फर्ज करते हैं मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन मेरे पास जो वर्टिकल मौजूद है, इसका नाम वाई एक्सिस है। क्या नाम इसका बेटा है? वाई एक्सिस इसका नाम है। और जनाब, जो ओरिजिन होता है, कौन सा पॉइंट होता है बेटा ओरिजिन? जहां पर दोनों एक्सिस हमारे पास मीट करते हैं, इस पॉइंट को मेरे बेटा ओरिजिन कहा जाता है। ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 जनाब वाली इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है, यहां पर हो, यहां पर पूरी एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी मौजूद हो, तो जनाब उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। इसकी वैल्यू 0 होगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। यानी पॉइंट जब भी लिखेंगे उसमें एक्स वाली वैल्यू तो होगी, जो वाई वाली वैल्यू है उसकी जगह पर 0 आ रहा होगा। जो वाई वाली वैल्यू है उसकी जगह पर क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। ये पॉइंट एक्स एक्सिस में यहां से लेके यहां तक कहीं भी चले जाओ, यहां से लेके यहां तक कहीं भी चले जाओगे, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू जनाब क्या होगी? 0 होगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हमारे पास हो सकती है, एक्स कॉमा 0 हमारे पास होगा, वो तमाम पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर मौजूद है। इसी तरीके से मेरे बेटा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर मौजूद है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे कहीं पर भी वाई एक्सिस पर मेरे बेटा अगर कोई पॉइंट मौजूद है, फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर मौजूद है, तो इसके लिए एब्सिस्का की वैल्यू 0 होगी। जब भी आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, जब भी आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो इसका मतलब है कि उसके एब्सिस्का की वैल्यू 0 होगी, ऑर्डिनेट में कोई वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर वाई की वैल्यू 0 थी, वाई एक्सिस वाले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस वाले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लिखा जाएगा, जब मैं बोल दूं क्या पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऑर्डिनेट, उसके जो आपका एब्सिस का है, जो एक्स वाली वैल्यू है, वो लाजमी 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 0 होगी। उसके बाद आते हैं फॉर ऑल द पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है, पहला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें जो पॉइंट होगा उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर जो पॉइंट मैंने लिखा है 3,2, 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। अगर ऑर्डिनेट और एब्सिस का दोनों प्लस पे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तवज्जो देके गौर से देखें, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो उस पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। जब भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा मेरे बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आपको पॉइंट देखकर पता होना चाहिए कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर है। पॉइंट देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए। शुरू से अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट होगा, तरीके से, सलीके से, तमीज से पढ़ा हुआ है, तो आप सवाल देखते ही फैसला कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट कहां पर लाई करता है। लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। उसके बाद जब आते हैं फॉर ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है, कहाँ लाई करता है मेरे बेटा? अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, इसमें वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, इसमें वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, पॉइंट लिखा हुआ है -3 -2, तो इसका मतलब है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जनाब ये लाई करता है। और अगर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर होगा मेरे बेटा, तो एक्स की वैल्यू प्लस पे होगी, वाई की वैल्यू माइनस में होगी। एक्स की वैल्यू प्लस में होगी, वाई की वैल्यू हमारे पास जनाब क्या होगी? माइनस में हमारे पास होगी।
तवज्जो देके फिर मेरे बेटा गौर से ध्यान से जरा सा आप देख लीजिएगा कि आपको पॉइंट देखकर पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा आप पॉइंट देखकर फैसला कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। अगर दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों माइनस में है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एक्स प्लस में है वाई माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर वाई की वैल्यू 0 आ रही है तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो वाई पे लाई करेगा, वाई की वैल्यू 0 आ रही है तो मेरे बेटा ये एक्स पर जनाब लाई करेगा। फिर बता रहा हूं कि पूरा चैप्टर नंबर 2 पॉइंट 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 पॉइंट, तो आपको जब तक पॉइंट के बारे में आप फैसला ना कर सको कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये कहाँ मौजूद है, उस वक्त तक मामला आपके लिए थोड़ा सा दुश्वार रहेगा, मामला आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। अगर इस पर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप यहाँ तक सवाल कर सकते हैं। एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑन दिस स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, अगर इस पर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो सवाल कर ले मेरे बेटा। एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? गानिया है, अतीकुर रहमान, हसन बिन खालिद, जनाब ताहा महमूद साहब, कोई सवाल किसी के जहन में अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? कंटिन्यू करें आगे? ओके जनाब, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। वरना भाई लकीर के फकीर बनते रहोगे, बोर्ड को छापते रहोगे, सिर्फ छापा खाना बने रहोगे। छापा खाना ना बनो, समझने की सीखने की कोशिश करो। एक सवाल हम कराएं, 4 सवाल आप खुद करने के लायक हो जाओ, ऐसा हो जाए। और एग्जाम में अगर सवाल आगे पीछे दाएं बाएं घुमा दे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होगा तो सवाल 19-20 आगे पीछे कर दे तो आप कर सकते हैं। मगर सबसे जो अच्छी बात सिंध बोर्ड की है ना, अच्छी बोलो या बुरी बोलो, कि किताब का ही सवाल आता है। या तो किताब का सवाल, या तो एक्सरसाइज का सवाल आएगा या एग्जाम्पल का सवाल आएगा। जरा सा भी 19-20 बाहर नहीं करते, बस यही इनकी आखिरी मेहरबानी है। कैम्ब्रिज बोर्ड में चले जाओ तो भाई किताब का कोई सवाल ही नहीं आता। कैम्ब्रिज बोर्ड में किताब का कोई सवाल नहीं आता है। सिंध बोर्ड की अच्छी बात यह है कि जो एग्जाम्पल्स हैं और ज्यादातर तो एग्जाम्पल ही आते हैं, और जो एक्सरसाइज के सवालात हैं वो हमारे पास जनाब पूछे जाते हैं। मामले को जनाब जरा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन हमारा होता है, जैसे कि बताया था आपको, ओरिजिन हमारे पास 0-0 होता है। जिस ये हमारे जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0-0 होते हैं, एक्स भी 0 है, वाई भी हमारे पास 0 है। नाउ वी कम टू दी, जो पॉलीगॉन हमने पढ़े थे उन पॉलीगॉन के हवाले से हमारे पास कुछ चीजें हैं, तवज्जो से देखिएगा। आपको बताया था कि 2 पॉलीगॉन हम पढ़ेंगे, 2 पॉलीगॉन हम पढ़ेंगे, एक का नाम ट्राइंगल होगा और एक हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो पहली बात ट्राइंगल के बारे में देख ले कि ट्राइंगल क्या होती है। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज 2 डायमेंशनल शेप विथ 3 साइड्स। 3 साइडें होंगी ट्राइंगल की। कितनी साइडें होंगी? 3 साइडें जनाब ट्राइंगल की होती हैं। ये सामने आपको एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये सामने आपको एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही। 3 इसके अंदर साइडें हैं और 3 ही इसके अंदर कोने हैं। 3 इसके अंदर साइडें हैं, 3 ही कोने हैं। कोनों को कहते हैं वर्टेक्स। EX, VERTEX, वर्टेक्स बोलते हैं तो एक होता है। वर्टेसेस अगर बोलेंगे, VERTICES, अगर वर्टेसेस कहा जाएगा तो वर्टेसेस के मतलब 3 होंगे। जो वर्टेसेस हमारे पास होंगे तो वर्टेसेस में हमारे पास जनाब 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। 3 हो जाएंगे, प्लूरल कर लेंगे, जमा कर लेंगे तो वर्टेसेस हो जाएंगे। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, 3 पॉइंट होंगे। एक वर्टेक्स को x1 y1 कह देते हैं, एक वर्टेक्स को x2 y2 कह देते हैं और एक वर्टेक्स को कह देते हैं x3 y3। एक वर्टेक्स का नाम क्या रख देते हैं? x3 y3 जनाब एक वर्टेक्स का नाम रख दिया जाता है। 3 कॉर्नर होंगे, हर कॉर्नर के पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स को बिलतरतीब x1 y1, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। x1 y1, x2 y1 और x3 y3 जनाब 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। 3 इसके एंगल भी होते हैं। इस लकीर इस तरीके से बन रही होती है मेरे बेटा, इसको एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंगल कहा जाता है। इसके अंदर 3 ही एंगल भी इसके अंदर बनते हैं और तीनों एंगल को मेरे बेटा अगर सम किया जाए, तीनों एंगल का मेरे बेटा अगर सम जनाब किया जाए, समझ दो गौर से, इस चीज का नाम होता है एंगल। क्या बोलते हैं इसको मेरे बेटा? इसको एंगल जनाब कहा जाता है। 3 एंगल होते हैं,
तीनों एंगल को मेरे बेटा अगर सम किया जाएगा तो तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर हमें दो एंगल पता है तो इसका मतलब होता है कि हमें तीसरा एंगल भी मालूम है। अगर हमें दो एंगल पता है तो इसका मतलब होता है कि हमें तीसरा एंगल भी मालूम है, इसलिए कि दो एंगल का सम, तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 होगा। 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जो हम मुख्तलिफ सवालों के अंदर हमारा इनसे वास्ता रहेगा। सबसे पहला हमारे पास होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो पहला हमारा ट्राइंगल होता है इसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है जिसकी तीनों साइडों की लेंथ बराबर होती है। क्या होती है तीनों साइडों की लेंथ? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइडों की लेंथ बराबर होती है, इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। जब तीनों साइडों की लेंथ बराबर होगी तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तीनों साइडों की लेंथ बराबर होगी तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे और वो एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे। ऊपर जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, बल्कि एक डायग्राम और भी आ जाएगी कि ए बी बी सी और सी ए, इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, तो ए बी बी सी और सी ए तीनों, यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। जितनी लेंथ ए से बी होगी इतनी ही लेंथ बी से सी होगी और इतनी ही लेंथ हमारे पास सी से ए होगी। जितनी लेंथ ए से बी होगी इतनी ही लेंथ बी से सी होगी और इतनी ही लेंथ सी और ए बराबर होंगे। अगर आपको कोई ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए जाएं और कहा जाए कि साबित कर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइडों की लेंथ मालूम करेंगे। अगर तीनों लेंथ बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि जिसके दो साइडें बराबर होती है। अगर दो साइडें बराबर होंगी तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाएगा। जब दो साइडें बराबर होंगी तो दो एंगल भी बराबर होंगे। दो साइडें बराबर होंगी तो दो एंगल भी आपके पास जनाब बराबर होंगे। टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दो एंगल भी हमारे पास बराबर होंगे। कोई सी भी दो साइड बराबर हो सकती है और जो दो साइडें बराबर होती है उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। फिर आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, तीनों साइडें अलग अलग हो। तीनों साइडें अगर डिफरेंट साइज के हों तो ऐसे ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल जनाब कहा जाता है। ना तो ए बी के बराबर होगा, ना तो बी सी के बराबर, ना तो ए बी बी सी के बराबर होगा, ना तो सी ए के बराबर होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। इसी सिलसिले में जो नेक्स्ट हमारे पास चौथा ट्राइंगल है जो काफी काम हमारे आएगा, उसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। अ राइट एंगल ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स एंड अ हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बात इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास तीन जो साइडें होती हैं उनके नाम होते हैं बिलतरतीब, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आपको याद होगा, तीन साइडें होती हैं, हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। एंगल इसके अंदर 90 डिग्री होता है और चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है लिहाजा ये पाइथागोरस थ्योरम को, इसको पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है, प्रूफ करता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जनाब बराबर होता है। अब हाइपोटेन्यूज कैसे पहचानेंगे? तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड। अगर हम तीन साइडों की लेंथ मालूम करें तो सबसे बड़ी लेंथ आएगी उसका नाम हाइपोटेन्यूज होगा। तो सबसे बड़ी लेंथ आएगी उसका नाम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज उसका नाम होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। आगे चल के हम सवालात करेंगे, हमको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हम फार्मूलों की मदद से लेंथ मालूम करेंगे, फिर साबित करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे पहचानोगे हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो सबसे बड़ी साइड होगी जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसको जनाब हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस तरीके से आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जो 90 के सामने वाला है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये सबसे बड़ी साइड भी होती है। परपेंडिकुलर बेस का फैसला करने के लिए एंगल की जरूरत होती है। परपेंडिकुलर बेस का फैसला करने के लिए एंगल की जरूरत होती है। फिलवक्त इस डायग्राम में परपेंडिकुलर बेस का फैसला नहीं हो सकता,
फिलवक्त इस डायग्राम में परपेंडिकुलर बेस का फैसला नहीं हो सकता। अगर मैं रेड से ये वाला एंगल बना दूं मेरे बेटा, अगर मैं ये एंगल थीटा बना दूं, तो ऐसे में ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर जनाब कहा जाता है, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके बरक्स बेटा समझ लो बात ध्यान से गौर से, इसके बरक्स अगर हम क्या करें, इसके बरक्स मेरे बेटा अगर हम क्या करें कि अगर हम ये वाला एंगल, अगर हम एंगल यहाँ ले लें, अगर एंगल यहाँ ले लेंगे तो आपको बताया गया होगा ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। बहरहाल हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऐसी नौबत हमें आएगी नहीं कि कहीं हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ढूंढना पड़े। हाइपोटेन्यूज सिर्फ पहचानना होगा, वो हम पहचान लेंगे कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। इस डायग्राम में देखो बेटा अगर, तो सी हमारे पास क्या है, इस डायग्राम में देखो तो सी हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, सी हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी है, ये हाइपोटेन्यूज होगी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारे ट्रायंगल के बारे में बातें हो गई कि ट्रायंगल कितनी तरह के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सारी आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल, फिर हमारे पास क्या आता है मेरे बेटा, क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, टाइम जरा शॉर्ट हो रहा है इसलिए जल्दी से लिख दिया है। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं, 4 इसके अंदर साइडें होंगी, क्या होंगी, 4 साइडें होंगी, 4 ही इसके अंदर एंगल होंगे, 4 ही इसके अंदर क्या होंगे मेरे बेटा, एंगल, 4 ही इसके अंदर हमारे पास जनाब अली जो एंगल होंगे। और इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री चारों एंगल का सम होगा। एक लाइन जो एक वर्टेक्स से अपोजिट पे ड्रॉ, यहां से ड्रॉ करे सामने वाले के ऊपर, क्रॉस पे ड्रॉ करे, तो इसका नाम डायगोनल होता है। इसका नाम क्या होता है, इसको डायगोनल कहा जाता है। यहाँ पर AC एक डायगोनल है, CD एक डायगोनल है, जैसा कि आपको रेड कलर की लकीर से अलहदा करके बताया गया है, अलहदा करके बताया गया है। ठीक है ना, 5 मिनट है हमारे पास। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर के ऊपर आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर की 6 बेसिक टाइप्स होती है। एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर क्या देखते हैं मेरे बेटा कि अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड AB और CD बराबर होंगे, पैरेलल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। इसी तरीके से BC और AD भी बराबर होंगे। क्या नजर आ रहा है बेटा, ये BC और AD भी क्या होंगे, बराबर भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, सारे एंगल क्या होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल की लेंथ भी बराबर होगी, डायगोनल की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट के मतलब होता है दो बराबर हिस्से। जो लफ्ज जहां मेरे बेटा मैंने बाइसेक्ट लिखा है, यानी जितनी लेंथ यहां से लेकर यहां तक होगी, इतनी ही लेंथ यहां से लेकर यहां तक होगी। डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, डायगोनल की लेंथ बराबर होती। डायगोनल एक जब दो डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे तो दो बराबर इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करेंगे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये आपको याद होनी चाहिए कि ABCD पॉइंट्स के नाम है। जो लेंथ A और B की है वही C और D की होगी, जो B और C की है वही A और D की होगी, जो लेंथ A और C की होगी वही लेंथ B और D की होगी। स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, ये आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगा। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है मेरे बेटा, स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल जैसा ही होता है मगर इसके अंदर चारों साइडें बराबर होंगी। जो लेंथ AB की होगी वही CD की होगी, वही BC की होगी, वही AD की होगी। A से लेकर B से लेकर C से लेकर D से लेकर A, तमाम के तमाम साइडें बराबर होंगी, तमाम एंगल 90 डिग्री के होंगे, डायगोनल भी बराबर होंगे। डायगोनल के मतलब कौन है, AC और BD भी बराबर होंगे। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, मगर इसके डायगोनल बराबर नहीं होते। अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा तो इसके जो डायगोनल है वो डायगोनल बराबर नहीं होते। ए से सी की लेंथ आपको ज्यादा नजर आ रही है, ए से सी की बात करते हैं बेटा तो ए से सी की लेंथ आपको ज्यादा नजर आ रही है। और अगर आप जनाब आली जो है वो दूसरे वाले डायगोनल को देखो B और D को, तो इसकी लेंथ आपको छोटी नजर आ रही है। रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में इतना ही फर्क है कि एंगल 90 नहीं होता, एंगल 90 नहीं होता, एंगल 90 नहीं होता और डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती। जो डायगोनल है
उसकी लेंथ बराबर नहीं होती है, AC और BD बराबर नहीं होते, AC और BD बराबर नहीं होते। रेक्टेंगल की अगर रेक्टेंगल के एंगल 90 ना हो तो वो पैरेललोग्राम बनता है। इसी तरीके से बेटा अगर तमाम साइडें बराबर हो मगर एंगल 90 ना हो, स्क्वायर में एंगल 90 होता है, स्क्वायर में एंगल 90 होता है, अगर एंगल 90 ना हो तो इसका नाम रोम्बस हो जाता है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम रोम्बस हो जाता है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स बराबर नहीं होते। और दूसरी अहम बात ये कि जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनता है। जहां पर जनाब ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है बेटा पास? ये 90 डिग्री हमारे पास जनाब वाली जो ये बनता है। थोड़ा आगे पीछे हो गया है। डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती है और डायगोनल 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। अभी आप इसको कॉपी पे रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। जब नेक्स्ट हम सवालात करेंगे तो इनके दरमियान में ये हमारे पास आएंगे, उस वक्त पता होना चाहिए। ऐसे ही ट्रिपीजियम होता है। ट्रिपीजियम क्या होता है बेटा? इसके अंदर गौर से देखो तो दो साइडें पैरेलल हैं, मगर जो पैरेलल है उनकी लेंथ बराबर नहीं है। जो पैरेलल है उनकी लेंथ बराबर नहीं है, और जिनकी लेंथ बराबर है वो पैरेलल नहीं है। जिन ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, इनकी लेंथ बराबर नहीं है। बी सी और ए डी पैरेलल नहीं है मगर इनकी लेंथ बराबर है। लास्टली एंड फाइनली हमारे पास आता है काइट। काइट के अंदर क्या होता है कि एडजेसेंट साइडें बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इससे पहले अपोजिट साइडें बराबर हो रही थी, जो आपस में मिली होती हैं उनको एडजेसेंट साइड कहते हैं। जो आपस में मिली होती हैं उनका नाम एडजेसेंट साइड होता है। इसमें एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं। एडजेसेंट साइड ये दोनों एडजेसेंट बराबर हैं। कौन सी मेरे बेटा? BC और CD बराबर है, AD और BC बराबर है। MCQ वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं, ज्यादा इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। सर्किल रह गया है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट आपको क्लासरूम के अंदर मिल जाएंगे। बिल्कुल 10 सेकंड रह गए। स्क्रीनशॉट क्लासरूम के अंदर मिल जाएंगे, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में पहले सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद आगे से पढ़ाई शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट क्लासरूम में देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, जो जहन में हो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास मैथमेटिक्स की लेंगे, जितना पढ़ाया है पहले आपसे फीडबैक लेंगे और सवालात पूछेंगे। जो प्रॉब्लम है उन सवालात को आप करने की कोशिश कीजिएगा। जूम हमको इजाजत नहीं दे रहा है कि आप मजीद क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके। टाइम हमारा हो गया है फिनिश। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लाजमी वीडियो देख लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और लाजमी क्लास में से जो इसकी स्क्रीनशॉट तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, उनको लाजमी तौर पे जनाब